आज हम पढ़ते हैं प्रकाश क्या है। यानी कि आज हमें ये पता लगेगा कि जो प्रकाश हमारे इर्द गिर्द है इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो इसकी परिभाषा को जानेंगे। फिर हम ये भी जानेंगे कि प्रकाश के क्या गुण होते हैं, यानी प्रकाश में क्या विशेषताएं होती हैं जिससे हम ये पहचान कर सकें कि ये प्रकाश है। इसी तरह से जब हमें प्रकाश की विशेषताएं पता चल जाएंगी तो हम ये पता लगाएंगे कि प्रकाश का परावर्तन से हम क्या समझते हैं। यानी प्रकाश का एक विशेषता है प्रकाश का परावर्तन। इस विशेषता को आज हम पढ़ेंगे। इसी तरह से हम परावर्तन करने के लिए हमारे पास क्या युक्तियां होनी चाहिए, कैसे हम परावर्तन को देख सकते हैं, उसके लिए दर्पण जरूरी है, तो हम दर्पण को जानेंगे। जब हमें दर्पण का पता लगेगा तो हम दर्पण के प्रकार, दर्पण कितने तरह के होते हैं, इनमें क्या विशेषताएं होती हैं, अलग अलग तरह के दर्पणों से हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम जान सकेंगे। उसके बाद जब दर्पण का हमें पता लगता है कि दर्पण अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो हम उन दर्पणों को समझने के लिए उनका ज्योमेट्रिकल ट्रेस करेंगे, यानी उनके लिए किरण आरेख खींचेंगे ताकि हम वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु कहाँ पर दिखेगी, कैसे दिखेगी, कब बड़ी दिखेगी, कब छोटी दिखेगी, कब सीधी दिखेगी, कब वस्तु वास्तविक दिखेगी, कब वस्तु आभासी दिखेगी, इस बात का हम पता करेंगे। और वह पता हमें तभी पता चलेगा जब हम किरण आरेख खींचेंगे। तो आओ सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है और इसको अधिक समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, या प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने की सामर्थ्य प्रदान करती है। और यह एक ऐसी ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो प्रकृति है वो अनुप्रस्थ तरंग है, और इसकी जो चाल है निर्वात में वो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ये प्रकाश की सामान्य डेफिनेशन नहीं है, ये इसकी स्टैंडर्ड जो विज्ञान के हिसाब से परिभाषा है वो आपको बताई गई। इसको सामान्य शब्दों में आप ऐसा कहेंगे कि प्रकाश वह भौतिक ऊर्जा है जो हमें देखने की सामर्थ्य प्रदान करती है। और इसको अधिक विस्तृत रूप में कहेंगे तो आप कहेंगे कि प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है जो देखने के लिए संवेदना उत्पन्न करती है, और इसका जो प्रकृति है वो अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब है कि इसका जो गमन है, ये जब आगे बढ़ती है, जब ये चलती है किसी माध्यम में या निर्वात में या किसी अन्य माध्यम में, तो उस समय इसकी जो गति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। यानी जो तरंगों का आगे बढ़ना होता है वो पथ के समलंबिक होता है, या आप ऐसा कह लीजिए कि जो किरणें होती हैं वो तल के जिस रास्ते पे वो किरण चलती है उसके लंबवत चलती है। और इसकी जो निर्वात में चाल है वो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अब क्योंकि हमें ये पता हो गया है कि प्रकाश हमें देखने के लिए सेंसेशन उत्पन्न करता है, या हमारी आंखों को वो सामर्थ्य देता है ताकि हम वस्तुएं देख सकें, तो अब ये भी जान लेते हैं कि वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। सामान्य तौर पे हमने यहाँ पर वस्तुओं को 2 भागों में आपको बताया है। एक होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं यानी वो वस्तुएं होती हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, यानी जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जिनसे प्रकाश हमें देखने को मिलता है, यानी जिनसे प्रकाश निकलता है, या जो प्रकाश के स्रोत हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं जो वस्तुएं स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन करती हैं, और इसका उदाहरण है जैसे सूर्य। सूर्य एक हमारे पास सर्वविद्यमान ऊर्जा का स्रोत है और हमेशा प्रदीप्त रहता है। इसी तरह से विद्युत बल्ब है, लालटेन है, हमारे पास तारे सितारे हैं, या कहीं पर कैंडल है, जलते हुए कोयले हैं, आदि जो हैं ये सब
ऊर्जा के स्रोत हैं और ये प्रदीप्त वस्तुओं की कैटेगरी में आते हैं, यानी ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अब जो दूसरे प्रकार की वस्तुएं होती हैं वो होती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी प्रदीप्त का उल्टा। अप्रदीप्त वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित न होकर दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, यानी इनका अपना लाइट नहीं होता, इनकी अपनी एनर्जी, जो प्रकाश की एनर्जी है इनकी नहीं होती, यानी ये स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करते। इनको दूसरे स्रोत से प्रकाश चाहिए, यानी प्रदीप्त वस्तुओं से इनको प्रकाश चाहिए। तो ऐसी जो वस्तुएं हैं उनमें आप अन्य जितनी वस्तुएं हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे चंद्रमा दिखाया है आपको, मेज है, कुर्सी है, पेन है, कलम है, किताब है, यानी अन्य सभी प्रकार की वो वस्तुएं जिनको देखने के लिए प्रकाश चाहिए, उन वस्तुओं को अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आपको प्रदीप्त वस्तुएं और दीप्त वस्तुओं में सिर्फ यहीं पर अंतर समझना है कि जिनका स्वयं का प्रकाश होगा वो प्रदीप्त, और जिनका अपना प्रकाश नहीं होगा, जिनको प्रकाश चाहिए देखने के लिए, उन वस्तुओं को अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसा कि हमने पीछे भी अभी पढ़ा कि प्रकाश के कुछ गुण धर्म होंगे, उन गुण धर्म को जान लेते हैं। तो पहला जो गुण धर्म है इसका वो ये है कि इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी प्रकाश का जो गमन है वो किसी भी माध्यम में हो सकता है, और प्रकाश का गमन निर्वात में हो सकता है, प्रकाश का गमन कांच में हो सकता है, पानी में हो सकता है, यानी किसी भी माध्यम की इसको आवश्यकता नहीं है। अगला जो इसका गुण है कि यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, यानी इसका जो नेचर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह है, यानी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। आप इसको ऐसा कह लीजिए कि इसमें विद्युत का गुण तो है ही है, इसमें चुंबकीय गुण भी है। तो प्रकाश की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण होना जरूरी है, यानी ऐसी तरंगें जिनमें ये गुण होगा वो प्रकाश की श्रेणी में आएगा। जैसे कि यहाँ पर हम सन से आने वाली प्रकाश किरण की बात कर रहे हैं, लेकिन अन्य प्रकाश को जिनको हम प्रकाश के स्रोत में भी कहा था, प्रदीप्त वस्तुओं में भी कहा था, जैसे कैंडल है या कोयला है, तो इन सब में ये दोनों फैक्टर नहीं होंगे, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फैक्टर दोनों इसमें नहीं होंगे। जो सूर्य का प्रकाश है उसमें जो वेग होती है निर्वात में वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, चाहे वो किसी भी स्रोत से पैदा की जाए, तो उनकी जो खासियत है वो ये है कि उनका जो वेग है वो लगभग स्थिर वेग है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और इसी तरह से जैसे कि हम यहाँ पर देख भी रहे हैं, सामने जो हमारे पास चित्र है उसमें दिखता है कि जो प्रकाश है उसका जो गमन है वो एक सरल रेखा में होता है, यानी प्रकाश जब किसी मीडियम पे, किसी माध्यम पे टकराता है तो वह सरल रेखा में गति करता है, या उसका जो आने का पथ है वो एक सरल रेखा में होता है। भले ही हमें ये देखने को कहीं पर डिफ्यूज लाइट भी मिलेगी, वो डिपेंड करेगी मीडियम पे, लेकिन इसका जो गमन पथ है उसको हमेशा सरल रेखा में मानेंगे। तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो इसका वेग कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दूसरा आपको याद रखना है कि इसकी गति को हम सीधी रेखा में प्रदर्शित करेंगे, ताकि आगे जब हम किरण आरेख खींचेंगे तो उन किरण आरेख में भी हमें ये ध्यान रखना है कि प्रकाश की गति को हम सीधा दिखाएंगे। इसी तरह से हम ये भी याद रखेंगे कि प्रकाश जो है किसी भी माध्यम में गति कर सकता है, और ये भी ध्यान रखेंगे कि प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश का परावर्तन। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है उसके लिए हमारे पास कुछ युक्तियां होनी चाहिए, जैसे कि हमारे पास दर्पण होना चाहिए, कोई परावर्तक पृष्ठ होना चाहिए जहां पर हमें देखेंगे कि प्रकाश जब उस मीडियम में उस तल पर गिरता है तो क्या होता है।
तो जो परिभाषा है वो ये कहती है कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस चला जाता है या मुड़ जाता है। तो जब वो उसी माध्यम में चलकर आ जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जिस माध्यम से यह चलकर आया है और अगर उसी माध्यम में वो वापस चला जाए तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसको हम सीधा सीधा ऐसे कह लें कि जो प्रकाश का परावर्तन है इसको हम दर्पण में देख सकते हैं। जैसे कि हम अपने घर में वरना जो समतल दर्पण है जिसके सामने हम खड़े होते हैं, तो हम उसके सामने जब खड़े होते हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो प्रतिबिंब दिखाई देने का मतलब ये है कि हमें अपनी साइड में हम देखते हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब देखते हैं दर्पण के पीछे। तो ये क्यों होता है, इसका सामान्य उदाहरण है कि जब दर्पण पे वस्तु से प्रकाश होकर गुजरता है तो दर्पण उस प्रकाश को पूरा क्या कर देता है, परावर्तित उसी दिशा में भेज देता है जो हमारी आँखों पर पड़ने के बाद हमें वस्तु को वैसे ही दिखाई देती है जैसे कि वस्तु वास्तव में है। यानी कि हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रकाश परावर्तक पृष्ठ से टकराया, टकराने के बाद वापस आया तो यह घटना क्या हो गई, प्रकाश का परावर्तन। अगर ऐसा ना होता तो वहाँ पर शैडो बनती है, यानी वहाँ पर क्या बनती है, छाया बनती है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि प्रतिबिंब क्या है, यानी छाया क्या है और प्रतिबिंब क्या है। तो शैडो में प्रकाश की किरण जो है परावर्तन के पश्चात वापस नहीं आती, इसलिए शैडो बनती है। और जब कुछ अंश भी या कुछ भाग भी या पूरा भाग परावर्तित होकर आ जाता है तो वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का चित्र बनता है। अब हम एक इंटरैक्टिव के माध्यम से प्रकाश की परावर्तन की घटना को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि एक परावर्तक पृष्ठ है जिसको हमने मिरर लिखा है और यहाँ पर हमने एक तरफ अपने आप को माना, दूसरी तरफ मान लीजिए अपने फ्रेंड को माना, या एक तरफ अपनी आँख है, दूसरी तरफ जो है वस्तु की आँख है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब वस्तु का आकार हम बड़ा या छोटा कर रहे हैं तो सामने जो उसका प्रतिबिंब है वो भी उसी तरह से घट बढ़ रहा है। और बीच में हमने सेंटर में दर्पण रखा है, जो दर्पण पर प्रकाश गिर रहा है वो वापस जा रहा है उसी माध्यम में। तो हमारी आंख पर जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो वैसे ही दिख रहा है। इसी तरह से जब हम उसे आगे और पीछे कर रहे हैं वस्तु को, या अपनी आंख को आगे और पीछे कर रहे हैं, तो वस्तु का जो आकार है वो भी हमें उसी तरह से दिख रहा है। यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है कि समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा बन रहा है, वस्तु के साइज का बन रहा है, पीछे बन रहा है, उतनी ही दूरी पे बन रहा है जितनी दूरी पे वस्तु रखी है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो पैरेलली दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे हम मूवमेंट कर रहे हैं, वस्तु का साइज छोटा कर रहे हैं, तो प्रतिबिंब का साइज भी घट रहा है और ये हो रहा है दर्पण की वजह से। वहाँ पर समतल दर्पण है। इसी तरह से जब उसको बड़ा कर रहे हैं तो वो बड़ा दिखाई दे रहा है, यानी और उसी साइज का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोण अगर आप देख रहे होंगे तो दोनों कोण भी बराबर मात्रा में घट बढ़ रहे हैं, यानी अल्फा और बीटा जो यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण है उनके मान भी बराबर आ रहे हैं। यानी वस्तु की साइड का प्रतिबिंब और जो प्रतिबिंब है उस साइड का जो कोण है वो कोण वहाँ पर हमें बराबर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब हम अपनी आँख को जो है दूसरे दर्पण के थ्रू देखना चाहते हैं तो उसका जो आकार है वो हमें उतना ही दिखाई देगा, या उसी दिशा में उसका मोमेंट होगा जिस दिशा में हमें दर्पण पर दिखाई देगा। यानी वो इक्वल डिस्टेंस मूव करेगा, उसकी हाइट बराबर रहेगी। जब हम उसको जो है कोण देखेंगे तो कोण भी उसके बराबर नपेंगे, और जब हम देखेंगे कि उसका साइज में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो उतनी दूरी पे बन रहा है जितनी वस्तु के सामने रखी है, तो समझ लो ये दर्पण है। या अगर हम वस्तु को आगे पीछे करें तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण की वजह से उसी हिसाब से बड़ा और छोटा हो रहा है। हमारे आगे पीछे जाने पर उसके आकार में अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ये सभी घटनाएं
समतल दर्पण के द्वारा हमें दिखाई देंगी। तो यहाँ पर हमें ये स्पष्ट हो गया कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है तथा सीधा होता है, और प्रतिबिंब का जो साइज है यानी वस्तु का जो साइज है वो बराबर रहेगा, और दर्पण के पीछे ये उतनी दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर हमने दर्पण को वस्तु के सामने रखा होगा, और इसका जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार के पैरेलल बनेगा, यानी उसी दिशा में होगा। इसको आप सीधा कहेंगे कि वो सीधा बनेगा। अब ये प्रकाश का परावर्तन की घटना, जैसे कि हमने आपको पहले भी कही है कि ये दर्पणों में होती है, तो दर्पण इस काम को करते हैं। दर्पण से मतलब ये नहीं है कि जो दर्पण हम डेली लाइफ में यूज करते, दर्पण से मतलब है कोई भी ऐसी सरफेस जो चमकीली हो, उसका एक भाग जो है पॉलिश्ड हो, यानी एक भाग जो है उसकी रफ सरफेस हो, तो वहां पर वो परावर्तक पृष्ठ बन जाता है और उसके सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी दर्पण एक ऐसा चमकीला और पॉलिश किया हुआ पृष्ठ है जिसके सामने हम किसी वस्तु को रखें तो उसका प्रतिबिंब बने। तो जैसे घर की विंडो भी आजकल होती हैं, उनको भी मिरर कहते हैं, यानी वो भी मिरर ही हैं। इसी तरह से हम घर में अपना जो डेली लाइफ में दर्पण यूज करते हैं, समतल दर्पण, वो भी समतल दर्पण है। इसी तरह से हमने अन्य प्रकार के दर्पण भी देखे हैं, जैसे गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण यानी इनको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, जैसे कि हमने कार में देखा, या हमने डॉक्टर के पास देखा, या हमने कहीं पर हम बाजार में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, जगह जगह दर्पण लगे होते हैं। तो वो दर्पण पर के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब वैसा नहीं दिखाई देता कि जैसे वस्तु है या जैसे हम हैं। हमको अपना आकार बड़ा, छोटा, मोटा, पतला या अलग तरह से दिखाई देता है, या हम नज़दीक हैं तो हम दूर दिखाई देते हैं, या हम दूर हैं तो हम नज़दीक दिखाई देते हैं। या जो कार के जो मिरर है, ड्राइवर साइड का जो मिरर है, या उसके सामने ऊपर जो लगा होता है सीट के बगल में वो मिरर है। तो ये सारे जो दर्पण हैं ये गोलीय दर्पण के उदाहरण हैं। तो गोलीय दर्पण की जो कैटेगरी है वो अलग अलग तरह के गोलीय दर्पण हो सकते हैं। तो जो समतल दर्पण है उसको तो हम सामान्य तौर पे यूज करते ही हैं, लेकिन अब जो हमारा स्टडी का हिस्सा है वो है गोलीय दर्पण। तो इस गोलीय दर्पण को हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, और ये कई तरह के होते हैं, परंतु आपके पास जो है यहाँ पर अभी हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण की हम बात कर लेते हैं। तो गोलीय दर्पण जैसा कि नाम है कि एक आपके सामने, मान लीजिए एक कोई कांच का या कोई गोलीय कोश है, यानी कोई गोला स्फेरिकल सेल है, यानी कोई स्फीयर के आकार का हमने कोई पृष्ठ लिया। उस पृष्ठ को हमने दो भागों में विभाजित किया। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एक वृत्तीय आकार का या गोलीय आकार का हमने कोई परावर्तक पृष्ठ बनाया। तो वो उसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्योंकि वो गोलीय है, तो गोले की या जो वृत्तीय आकार की कोई भी पृष्ठ होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके कुछ गुणधर्म होते हैं। तो उन गुणधर्मों को भी हम जानेंगे, यानी उसके कुछ अपने पैरामीटर होते हैं। जैसे कि एक वृत्त में त्रिज्या होती है, उसका एक व्यास होता है ना, उसका एक केंद्र होता है, तो वो परिधि होती है, वो सब हमें पता है। तो उसी के चलते हुए अब हम यहाँ पर आगे बात करेंगे कि जब हमारे पास एक, हमने मान लीजिए कोई गोलीय कोश ले लिया और उसको दो बराबर भागों में हमने यहाँ पर विभाजित करके दिखाया, तो उसके दो भाग निकलेंगे, यानी उससे दो हिस्से निकलेंगे। एक हिस्से को हम अंदर से पॉलिश करेंगे और एक हिस्से को हम बाहर से पॉलिश करेंगे। तो दो तरह की बात हो गई कि एक हिस्से को जिसको हम अंदर से पॉलिश करेंगे वो कैसे दिखेगा, और एक वो है जिसको हम बाहर से पॉलिश करेंगे वो कैसे दिखेगा। तो इन दोनों चीज को हमने समझना है कि कौन सा भाग पर पॉलिश करने के बाद वो कैसे दिखा। तो अब हम इसको सीधा सीधा ऐसे समझेंगे कि यदि हमने किसी दर्पण के या किसी गोलीय कोश के बाहरी पृष्ठ पर हमने पॉलिश की, तो वो उसका नाम होगा वहां पर कॉनकेव, ठीक है। और अगर हमने उसको अंदर से पॉलिश किया तो वहां पर उसका नाम होगा
कॉन्वेक्स, यानी अंदर से पॉलिश होगी तो उत्तल और बाहर से पॉलिश होगी तो अवतल। इस बात को आप समझ लीजिए कि किसी भी दर्पण के लिए अगर वो कॉनकेव है तो अगर उसके बाहर पॉलिश है, बाहर का मतलब उभरे हुए हिस्से में अगर पॉलिश है तो वो जो हिस्सा होगा उसका वो कहलाएगा क्या, कॉनकेव यानी अवतल। और अगर उसके अंदर के हिस्से में पॉलिश है यानी बाहर उसका परावर्तक तल है तो उसको बोलेंगे उत्तल। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की सामान्य पहचान क्या है कि एक के उभरे हुए हिस्से में पॉलिश होगी तो वो कॉनकेव होगा, जिसके अंदर मुड़े हुए हिस्से में यानी अंदर की तरफ पॉलिश होगी तो वो होगा उत्तल। सिर्फ इतना अंतर है, यानी गोलीय पृष्ठ है जो वक्रीय पृष्ठ है, वक्रीय पृष्ठ हमने उस गोले को अगर ध्यान से देखा, उसको काटा तो उसके दो पृष्ठ निकलेंगे, एक अंदर की तरफ से यानी जो खोखली साइड है और एक बाहर की साइड है। तो जो बाहर की साइड में पॉलिश करेंगे तो वो बन जाएगा क्या, कॉनकेव। और जब हम अंदर की साइड में पॉलिश करेंगे यानी बाहर से उसमें परावर्तन कराएंगे तो वो हो जाएगा कॉन्वेक्स, वो हो जाएगा उत्तल। इतना आपको क्लियर। अब जैसे कि हमें पता चल गया कि दर्पण हमारे पास दो तरह के हो गए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है यानी धसे हुए भाग में है, अंदर के भाग में है, वो हो गया अवतल। और जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है वो हो गया उत्तल। बाहर और अंदर से मतलब है कर्व्ड, जो उसका जो मुड़ा हुआ हिस्सा है, जो वक्रीय हिस्सा है, उसको देखेंगे कि एक तरफ जो है हमने अंदर पॉलिश की, एक तरफ हमने बाहर पॉलिश की, उसी के हिसाब से दर्पण दो कैटेगरी में बन गए। और जो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ हैं उसका जो हम सेंटर पॉइंट लेते हैं उसको हम बोलते हैं ध्रुव। यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सेंटर पर, केंद्र पर हम क्या मान लेते हैं, ध्रुव। सामान्य तौर पे ये पॉइंट इंगित होता है पी से, यानी लिखा होता है, ये हम अपने कन्वेंस के लिए मान रहे हैं कि कहाँ पर हम ध्रुव मानेंगे। तो सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, और उसका नाम होगा ध्रुव। इसी तरह से वक्रता केंद्र, तो जैसे किसी भी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है तो वो एक गोले का हिस्सा है, तो वो गोले का हिस्सा है तो उसके सेंटर से पी तक की जो दूरी होगी, ध्रुव तक की जो दूरी होगी, यानी सेंटर को हम यहाँ पर बोलेंगे वक्रता केंद्र। और वो जो दूरी होगी सेंटर से पी तक यानी ध्रुव से सेंटर तक की जो दूरी होगी उसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। तो ये स्पष्ट है कि जो गोले में या जो वृत्त में हम पढ़ते थे केंद्र कहाँ पर होगा, परिधि कहाँ पर होगी, त्रिज्या कहाँ पर होगी, तो उसी में से हमने ये शब्द को लिया है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो उस गोले का सेंटर है। तो परावर्तक तल का सेंटर को यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र कहेंगे। और जो दूरी होगी वक्रता केंद्र से लेकर और किसी भी पॉइंट पर परिधि पे, जिसको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हमने पोल कह लिया, तो वो हो गई वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो गोलीय दर्पण और ध्रुव के बीच की जो दूरी है, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है, उसको हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। इसी तरह से अपने नोटेशन के लिए, अपने याद रखने के लिए हम ये भी ध्यान रखेंगे कि मुख्य अक्ष क्या है। तो ये सामान्य से एक काल्पनिक रेखा है जो किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर सीधे गुजरती है। यानी दर्पण का जो मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, एक सेंट्रल लाइन है जो दर्पण के सेंटर और पोल से होकर जाती है।